नमस्कार। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी सेक्टर के बारे में। बेसिकली एनर्जी सेक्टर है क्या, इंडिया में इसका रोल क्या है और किस तरीके से एनर्जी सेक्टर में जो हम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक बात से, एनर्जी और उसकी रिक्वायरमेंट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज एनर्जी, एनर्जी है क्या, तो आप इसका बहुत ही सिंपल आंसर कर सकते हैं कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसको आप एनर्जी कह सकते हैं। आज से कई दशकों पहले ह्यूमन बीइंग्स मैकेनिकल एनर्जी पर काफ़ी हद तक निर्भर करते थे वेरियस कामों के लिए, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आपको ट्रांसपोर्ट करना है, हर जगह प्राइमरली फोकस होता था मैकेनिकल एनर्जी पर। और ये ज़्यादातर सिंपल मशीन से हम करते थे। इसकी वजह से जो ग्रोथ थी वो भी काफ़ी हद तक लिमिटेड थी। फिर आप अगर देखें पिछले 6 दशकों में, तो एक नई डेवलपमेंट हुई है, हमारे सामने आई है मॉडर्न मशीन, जिन्होंने ओवरऑल पूरी दुनिया का जो चेहरा है बदल दिया है। इसमें मॉडर्न इंजन्स, लूम्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इन सब ने मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, सब कुछ रेडिकली चेंज कर दिया है। और इससे बेसिकली मैकेनिकल वर्क कम हुआ है और ह्यूमन बींग्स की लाइफ भी इंप्रूव हुई है। मगर दिस कम्स एट ए कॉस्ट, इसकी एक कॉस्ट भी है। कॉस्ट ये है कि इन न्यू मशीन्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी वेरियस रिसोर्सेज से आती है। अब इन रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं कि इन रिसोर्सेज को हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं इन वेरियस वेज। नाउ एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसको आप दो तरीके से स्टडी कर सकते हो। एक तो है स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के बेसिस पर स्टडी। फिर है कि स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन, किस तरीके से उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो, वो किस श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे दो कैटेगराइजेशन है ऑन द स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन। एक तो है कन्वेंशनल एनर्जी, एक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। जब हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं तो हम इनकी बात कर रहे हैं, दे आर इजीली अवेलेबल एंड डायरेक्ट टू यूज़, वो काफ़ी इजीली आपको मिल जाएंगे, डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये बिहेवियरल होते हैं। उसके अलावा ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इनको आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते, इनकी एक सर्टन लिमिट होती है। फिर होती है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की लिस्ट। यहाँ पे आप देखोगे पहली बात तो ये नॉन बिहेवियरल होते हैं। उसके अलावा इनको यूज़ करना आसान नहीं होता, आपको अलग से टेक्नोलॉजी चाहिए इनको यूज़ करने के लिए। फाइनली ये रीन्यूएबल होते हैं, इनकी ऐसा नहीं है कि एक सर्टन टाइम पे ये ख़त्म हो जाएंगे। नाउ रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल की अगर हम बात करें तो रीन्यूएबल में ऑफकोर्स आता है सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइडल, बायोमास एक्सेट्रा। नॉन रीन्यूएबल में आता है कोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस। नाउ फर्दर जो इसकी क्लासिफिकेशन है इसको भी समझ लेते हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की। अगर हम रीन्यूएबल की बात करें तो यहाँ पे आप पॉइंट्स दे सकते हैं, दे कैन बी यूज मैनी टाइम्स ड्यू टू इनएग्जॉस्टेबल नेचर। इनका इनएग्जॉस्टेबल नेचर होता है, ये एग्जॉस्ट नहीं होते। उसके अलावा नेचर इनको ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश कर देती है ह्यूमन टाइम स्केल पर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन टाइम स्केल मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग का जो जीवन का काल होता है उसमें काफ़ी बार ये रिप्लेनिश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब देखो आप नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को देखो, कोल है, ऑयल है, वो भी एक लंबे समय के बाद रिप्लेनिश होंगे। अगर मान लो हम सारा कोयला इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आज से कई मिलियन साल बाद नेचुरली कोल अपने आप पैदा होना शुरू हो जाएगा धरती के अंदर। इट विल स्टार्ट ग्रोइंग ऑन इट्स ओन, एक नेचुरल प्रोसेस है, मगर वो ह्यूमन टाइम स्केल के हिसाब से ठीक नहीं है। आज से मिलियन साल बाद इंसान हो ना हो, हम लोग मार्स पे चले जाएं, कुछ भी हो, तो वो अलग बात है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी नेचुरली रिप्लेनिश हो जाते हैं ह्यूमन टाइम स्केल पर। फिर देखो दे कॉज मिनिमल पॉल्यूशन और मे बी पॉल्यूशन फ्री। फिर अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें तो ये एग्जॉस्टेबल होते हैं इन नेचर, ये रिप्लेनिश नहीं होते ह्यूमन टाइम स्केल पर, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको पॉल्यूटिंग एजेंट्स मिलेंगे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड्स। नाउ इंडिया की आप अगर बात करोगे तो ये जो हमने टॉपिक डिस्कस किया रिगार्डिंग एनर्जी, इससे रिलेटेड आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज मिलेगी। एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जुलाई 2, 1992 को।
ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर इवॉल्विंग जनरल पॉलिसी इन द फील्ड ऑफ एनर्जी और इश्यूज रिलेटिंग टू एनर्जी पॉलिसी और कोऑर्डिनेशन। ये डील करती है विद ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे मैटर्स हैं ये डील करती है, मगर एक्सेप्ट बिलो 25 मेगावाट कैपेसिटी, अगर इससे कम है तो वहाँ पे डील नहीं करेगी। उसके अलावा थर्मल पावर और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क जो होते हैं वो भी इस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। जो वेरियस एक्ट्स हैं जिसके साथ ये मिनिस्ट्री काम करती है वो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001, और जो बोर्ड्स इस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं वो हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और बाकरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। उसके अलावा ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गांव में किस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, और जो वेरियस हमारी पावर स्कीम्स हैं, इश्यूज़ हैं रिलेटिंग टू पावर सप्लाई डेवलपमेंट इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, ये सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ पावर देखती है। इसके बाद एक और मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये नोडल मिनिस्ट्री है, ये नोडल मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उन सारे मैटर्स के लिए जो न्यू और रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। मेन काम है इस मिनिस्ट्री का कि ऐसे साधन ढूंढे जाएं और बेसिकली जो हमारे पास ऑलरेडी साधन उनको डेवलप किया जाए जिसके ज़रिए हम सप्लीमेंट कर सकते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को देश की। मेजर मिशन है इस मिनिस्ट्री के एनर्जी सिक्योरिटी, इंक्रीज इन द शेयर ऑफ क्लीन पावर, साफ पावर जो होती है जो कार्बन एमिशंस क्रिएट नहीं करती, उसमें इजाफा होना चाहिए। उसके अलावा एनर्जी अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस, एनर्जी अफोर्डेबिलिटी और एनर्जी इक्विटी। नाउ ये मिनिस्ट्री स्थापित कैसे हुई थी ये भी जान लो। सबसे पहले तो था ये डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में। बाद में इसको एक मिनिस्ट्री बना दिया गया 1992 में, मगर उस वक्त भी इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। फिर इसका नाम चेंज करके 2006 में रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारी मिनिस्ट्रीज है किस तरीके से काम कर रही है। जो पॉलिसी सेटिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर करती है, जो रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम है उसके लिए है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। और फिर फाइनली एक और मिनिस्ट्री है जिसके बारे में आपको बताना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबल है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, पर्यावरण के लिए। इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बहुत से इश्यूज में ये तीनों मिनिस्ट्रीज मिलकर काम करती है। नाउ एनर्जी सेक्टर इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास आज के टाइम में एक इंटरग्रेटेड नेशनल ग्रिड है जिससे हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्राइमरली किस तरीके से सप्लाई हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करता है। इससे क्या है कि ओवरऑल कंट्री में ब्लैकआउट होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। जो ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हमारे देश में वो है 1149 किलोवाट पर एरिया। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का। जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और जो सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है, प्राइवेट सेक्टर में 46.1%, सेंट्रल गवर्नमेंट में 29.7% और स्टेट गवर्नमेंट में 24.2%। नाउ यहाँ पे आपके सामने इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसका एक बहुत ही अच्छा चार्ट है। यहाँ पे आप कोल, लिग्नाइट, गैस और ऑयल सबको कंबाइन करोगे तो टोटल आपको हमारा 63% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का शेयर मिल जाएगा। इसमें से लॉयन शेयर है कोल का जो 54.6% कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए हमारे देश में एक अलग से मिनिस्ट्री ऑफ कोल भी है, ठीक है, कोयले की मिनिस्ट्री। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा देखो यहाँ पे लिग्नाइट भी, अभी मैं आपको लिग्नाइट के बारे में अलग से ही बताऊंगा। लिग्नाइट एक टाइप होता है कोयले का, मगर ये काफ़ी पोल्यूशन करता है, काफ़ी मैं कहूँगा ख़राब क्वालिटी का कोयला माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आप हाइड्रो में देखोगे, हाइड्रो पावर में, तो यहाँ पे आपको शेयर दिखेगा 13% का। न्यूक्लियर का अभी भी काफ़ी लिमिटेड स्कोप है, सिर्फ 1.9% का शेयर है। फिर उसके अलावा बाकी जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वहाँ पे आपको 21% का शेयर मिलेगा। यहाँ पे सोलर, विंड, वेरियस और टाइप की एनर्जी आ जाती है, ठीक है ना। अभी हमने बात करी है प्रोडक्शन की कि कहाँ से हमारी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्राइमरली आ रही है। अब हम बात करते हैं कि कहाँ पर ये कंज्यूम हो रही है, कौन सा सेक्टर है जो इसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन आपको दिखेगी इंडस्ट्रियल सेक्टर में 41.48%। फिर सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर, यहाँ पे 18.08%। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना काफ़ी बार आते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक स्टेटमेंट दे देंगे एक क्वेश्चन में
कि इन इंडिया द हाईएस्ट एनर्जी सेक्टोरल कंजप्शन इज सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज इट एम्प्लॉयज द मोस्ट पीपल। सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मिलता है, तो लिख देंगे सबसे ज़्यादा एनर्जी भी यहाँ पे कंज्यूम होती है, जो गलत होगा। एनर्जी यहाँ पर सेकेंड नंबर पे कंज्यूम होती है सेक्टोरल बेसिस पर, फिर थर्ड नंबर पे है कमर्शियल, फिर फाइनली है ट्रैक्शनल। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कोल एनर्जी की। कोल एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा सेंट्रल पार्ट है इंडिया की एनर्जी नीड्स का। आज भी जैसे मैंने आपको बताया था, आधे से ज़्यादा जो हमारी एनर्जी है हमारे देश को कोल से ही मिल रही है। अब कोल की जो फॉर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ये सब हम डिस्कस करते हैं। नाउ सबसे पहले तो कोल एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये है, कोल इज़ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली कोल एक कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। उसके अलावा ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। कोल इज़ फॉर्म्ड बाय डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, उसके बाद दफन होते रहते हैं, धरती में नई लेयर चढ़ जाती है धरती के ऊपर, फिर ये बहुत ज़्यादा धरती के नीचे जाकर टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें ऑफ कोर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया था ये ह्यूमन टाइम पीरियड के लिए ठीक नहीं है। उसके अलावा बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूसेस एनर्जी विच कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टीम रूम्स एक्सेट्रा। क्वालिटी ऑफ कोल बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और आपको ये भी देखना होगा कि वहाँ पे कार्बन कंटेंट क्या है और कैलोरिक वैल्यू क्या है। ये थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे आपके सामने मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं कोल के ये मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहले है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट माना जाता है बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी ऑफ कोल, जहाँ पे आपको 85% कार्बन मिलेगा। एंथ्रासाइट बहुत ज़्यादा सख्त होता है, हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, जेट ब्लैक कलर में आपको ये मिलेगा, और थोड़ा सा इसमें एक सेमी मेटालिक शीन भी आपको मिलेगी। ये बहुत ही एफिशिएंटली बर्न होता है और बहुत ही कम मात्रा में ये स्मोक प्रोड्यूस करता है, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको कैलोरिक वैल्यू मिलेगी, हाई कैलोरिक वैल्यू वाला ये कोल है। फिर होता है बाइटुमिनस। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कोल, इंडिया में भी काफ़ी ये मिलता है। इसमें जो कार्बन है ये आपको 50 से लेकर 85% तक मिलेगा, और ये काफ़ी डेंस होता है, कॉम्पैक्ट, ब्रिकल भी हो सकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होता है कलर में। ज़्यादातर आपको बाइटुमिनस कोल मिलेगा इंडिया में झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट लोअर ग्रेड ऑफ कोल है, जहाँ पे आपको सिर्फ 35 से लेकर 50% कार्बन मिलेगा। इसको काफ़ी बार ब्राउन कोल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका कलर ब्लैक से लेकर ब्राउन तक वेरी करता है। इंडिया में जो मेजर रिजर्व्स हैं लिग्नाइट कोल के, वो आपको मिलेंगे पालना राजस्थान में, उसके अलावा नईवेली तमिलनाडु, और लखीमपुर आसाम, और करेवा जम्मू कश्मीर में। लिग्नाइट के अलावा एक और काफ़ी लो क्वालिटी का कोल होता है, इसको कहते हैं हम पीट। इसमें जो ओवरऑल कार्बन कंटेंट है ये 35% से भी कम होता है। पीट ऑलमोस्ट लकड़ी की तरह बर्न करता है, मतलब कि यहाँ से आपको हीट कम मिलेगी, धुआं बहुत ज़्यादा ये रिलीज करेगा, और बहुत ज़्यादा ये ऐश भी छोड़ता है। तो ओवरऑल आप अगर स्टेटस देखें ऑफ कोल, तो इंडिया इज़ अमंग द टॉप 5 लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कोयले का दुनिया में, उसके बाद है इंडिया, फिर यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, आप काफ़ी बार देखते होंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन भी आएगा कि अगर इंडिया में इतना सारा कोयला है तो हम लोग कोयला ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट क्यों करते हैं। देखिए, प्राइमरी रीज़न यही है, हमारे यहाँ जो कोल है उसकी कैलोरिक वैल्यू इतनी ज़्यादा होती नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इस मामले में ब्लेस्ड है, यहाँ पर जो कोयला है बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, इसलिए काफ़ी बार हम ऑस्ट्रेलिया से भी कोल इंपोर्ट करते हैं। नाउ कोल के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, ये मैंने इसके पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहली बात तो है पोल्यूशन की। कोल कंबशन रिलीजेस वेरियस हार्मफुल गैसेज एंड अदर सब्सटेंसेज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर पीएम, मरकरी, ऐश और डजन्स ऑफ सब्सटेंसेज नोन टू बी हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। ऑब्वियसली कोल को जब आप बर्न करते हो एनर्जी के लिए तो बहुत सारी ये हार्मफुल गैसेज और अदर सब्सटेंसेज रिलीज करता है। इंडिया में आप देखो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो थर्मल पावर प्लांट है ये बहुत ही ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो फ्लाई ऐश होती है उसको कैप्चर करने का भी कोई सिस्टम नहीं है।
इंडियन थर्मल पावर प्लांट्स आर ओल्ड एंड इनएफिशिएंट एंड हैव मोर एमिशन इंटेंसिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सरकार ने अभी के लिए प्रपोज किया है कि हम नए पावर प्लांट्स बनाएंगे, मगर इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। मगर जब भी ये बनेंगे इससे ओवरऑल हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उसको भी फुलफिल करने में हेल्प करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में करीब 11,000 मेगावाट के जो पुराने कोल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी के प्लांट है उनको भी हम बंद करेंगे। नाउ इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? कोल की जो प्रॉब्लम है रिगार्डिंग इंडिया, इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो यूज़ ऑफ इन सिटू टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हार्मफुल एमिशंस। इसमें फ्लाई ऐश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो, फ्लाई ऐश क्या होती है? आप लोग एक कोल के पावर प्लांट में जाकर देखो, खासकर जो इंडिया के हैं पुराने कोल पावर प्लांट, वहाँ पे वो लोग कोल को बर्न करते हैं, फिर एक चिमनी होती है, चिमनी से ना बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है। उस धुएं में आपको फ्लाई ऐश भी दिखेगा। फ्लाई ऐश बेसिकली कोल को बर्न करने के बाद प्रोड्यूस होता है। अब दुनिया भर के जो बाकी देश हैं, यूएस, जर्मनी, उन्होंने क्या कर रखा है कि जो चिमनी है जहाँ से धुआं निकलता है वहाँ पे एक टाइप का उन्होंने सिस्टम डेवलप कर लिया है कि जो फ्लाई ऐश है वो वहाँ पर रुक जाए, वो एटमॉस्फेयर में ना रिलीज हो। और इसका रीज़न भी है, ये लोग बस ये एनवायरनमेंट को बचाने के लिए नहीं करते। फ्लाई ऐश क्या है? जो कोयले को बर्न करके प्रोड्यूस होती है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो सीमेंट की प्रोडक्शन में और सड़क की प्रोडक्शन में। तो ये बेसिकली उसको एक इंडस्ट्रियल पर्पस दे देता है। और ये एक बहुत ही एक मैं कहूँगा बेसिक चीज़ है जो इंडिया में बहुत से पावर प्लांट्स अभी भी यूज़ नहीं कर रहे। तो फ्लाई ऐश के बारे में ये जान लो। फ्लाई ऐश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंबशन प्रोसेस ऑफ कोल एंड फ्रॉम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। फ्लाई ऐश इज द मटीरियल दैट इज बॉर्न अप विद द फ्लू गैसेस। तो सरकार को क्या करने की अभी के लिए आवश्यकता है कि जो हमारे पावर प्लांट है वहाँ पे हम ऐसी कैपेसिटी इंस्टॉल करें जहाँ पर फ्लाई ऐश को हम रोक ले और उनको हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर पाएँ। तो इसके यहाँ पे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। फ्लाई ऐश इज कॉमनली यूज्ड एज ए रिप्लेसमेंट टू पोर्टलैंड सीमेंट पार्शली। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस कॉन्क्रीट। इट होल्ड्स कॉन्क्रीट टुगेदर बाय एक्टिंग एज ए पोजोलान with lime in cement and hence concrete made by fly ash is stronger with higher durability। तो फ्लाई ऐश से आप अगर सीमेंट बनाते हो तो सीमेंट भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आएगा। उसके अलावा जो आप दीवारों में फ्लाई ऐश यूज़ करोगे वो फायर रेजिस्टेंट भी होंगी। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि फ्लाई ऐश हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब पानी से घुलता नहीं है। तो आप अगर एक गिलास पानी में फ्लाई ऐश को डालोगे तो फ्लाई ऐश वहाँ पे घुलेगा नहीं। तो ये है एंड हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर का अबाउट एनर्जी सेक्टर।